नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अहंकार एक ऐसा राक्षस है जो सबसे पहले उसी को खाता है जिसके अंदर ये अहंकार का भाव आता है। उसके बाद उसके आसपास लोगों का भक्षण करता है। और ये बात जितनी सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, शासन प्रशासन में सही है, शायद ही और कहीं हो, व्यक्तिगत जीवन में तो है ही। व्यक्तिगत जीवन में ये होता है तो एक व्यक्ति या एक परिवार तक सीमित रहता है, लेकिन राजनीतिक दल और सरकार में जब जाता है तो इसका दायरा बड़ा व्यापक हो जाता है। अभी अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। ममता बनर्जी, उनके भतीजे का अहंकार न केवल उनकी सरकार खा गया बल्कि उनकी पार्टी को भी खा गया। और नतीजा ये हुआ कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल गई, राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, ज़मीन से लेकर और आप देखिए विधानसभा और संसद तक कह सकते हैं। जिस तरह से सांसद टूटे हैं लोकसभा राज्यसभा के, सब बदल गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति जो 4 मई 2026 से पहले थी वो आज नहीं है। लेकिन आज बात पश्चिम बंगाल की नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं जो जहां 2 पार्टियां इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। बात कर रहे हैं दक्षिण के तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आप देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है। टीवीके की सरकार है, जोसेफ विजय की सरकार है, मुख्यमंत्री बने हैं वो। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। जैसे लोगों को पश्चिम बंगाल में भरोसा नहीं था कि ममता बनर्जी को हराया जा सकता है या हार सकती हैं, वैसे ही तमिलनाडु में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि डीएमके को हराया नहीं जा सकता। उसका कारण क्या है? डीएमके एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो सांगठनिक रूप से और विचारधारा के नज़रिए से सबसे मजबूत है। भाजपा के बाद पूरे देश में वो अकेली पार्टी है। उसकी सबसे बड़ी समस्या जो है उसके नेता का अहंकार। पहले एमके स्टालिन का, जो मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं। दूसरा उनके बेटे का। जब अगली पीढ़ी में ये अहंकार आता है, उस पीढ़ी में जिसने ज़मीन पर कुछ नहीं किया है, कुछ उसका अर्जित किया हुआ नहीं है, सब कुछ उसको विरासत में मिला है, पारिवारिक विरासत के कारण। वो जो नाम लगा हुआ, सरनेम लगा हुआ है, उसकी वजह से उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन के आप पिछले कुछ सालों के, खासतौर से 2-3 साल के बयान सुने तो आपको समझ में आएगा कि वो अपने को तमिलनाडु का चक्रवर्ती सम्राट समझते थे और उनको लगता था कि पूरे देश की राजनीति उनके इशारे पर चल सकती है। सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, समूल नाश कर देंगे। इस तरह का वक्तव्य केवल एक अहंकारी व्यक्ति दे सकता है, जिसको सच्चाई की कोई जानकारी न हो, जिसे राजनीति की, सार्वजनिक जीवन की, संस्कृति की, धर्म की कोई समझ न हो। उदयनिधि स्टालिन के इस व्यवहार पर उनके पिता एमके स्टालिन ने रोक लगाने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ वो सत्ता से बाहर है। एक नई पार्टी आई जो मुश्किल से 2.5-3 साल पहले बनी थी, जिसका कोई जनाधार नहीं, जिसके पास कोई विचारधारा नहीं। उस पार्टी ने सांगठनिक रूप से सबसे मजबूत और वैचारिक रूप से सबसे दृढ़ पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका। अब उसकी नंबर 2 पार्टी जो है तमिलनाडु में डीएमके की है, अन्ना द्रमुक। 2016 में जयललिता के निधन के बाद से इस पार्टी में जो गिरावट शुरू हुई, उसकी शुरुआत हुई उसके 2 वरिष्ठ नेताओं के आपसी झगड़े से, उनके ईगो के टकराने से। दोनों का दंभ, दोनों का अहंकार। ई पलनीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम, ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जयललिता जब जेल गई थी तो ओ पनीरसेल्वम को बनाया था। उन्होंने 2 बार ओ पनीरसेल्वम को जो है एक तरह से कार्यकारी मुख्यमंत्री की तरह बनाया था, लेकिन कार्यकारी तो होता नहीं कुछ, मुख्यमंत्री ही थे। और उसके बाद जो है ई पलनीस्वामी मुख्यमंत्री बने, तो उनको लग रहा था कि जयललिता से बड़े नेता हो गए। अन्ना द्रमुक का जो भी जनाधार है वो उनके साथ है। उन्होंने अपने साथियों को अलग किया। पार्टी में एक नहीं कई टूट हुई, पार्टी के नेता अलग हुए और जब उनको लौटाने की कोशिश भाजपा ने की कि सब मिल जाए, अन्ना द्रमुक के जितने घटक हैं मिल जाएं चुनाव से पहले,
तो ई पलनीस्वामी का अहंकार आड़े आ गया। उन्होंने कहा इनको किसी हालत में नहीं लेंगे। नतीजा आज ये हुआ कि सत्ता में तो आए नहीं, अब पार्टी जा रही है। केवल 47 विधायक जिता पाए और उन 47 में से 25 ने वोट किया टीवीके के साथ, और उसमें से 4-5 अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं और बाकी कई इस्तीफा देने की कतार में हैं। तो सत्ता में आए नहीं और पार्टी हाथ से जा रही है, और ये ज़्यादा दिन इसमें नहीं लगेगा। ई पलनीस्वामी और अन्ना द्रमुक तमिलनाडु की राजनीति में हाशिए पर चले जाएंगे। ये जो अहंकार था कि मैं सत्ता में पार्टी को वापस ला सकता हूँ, मैं ही जिता सकता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नेता नहीं है, उसका परिणाम भुगत रहे हैं ई पलनीस्वामी। लेकिन डीएमके जो तमिलनाडु की सबसे मजबूत पार्टी है, जो द्रविड़ राजनीति की ओरिजिनल पार्टी है, मूल पार्टी है, द्रविड़ जो विचारधारा है उसकी वाहक है, उसके नेता को भी अहंकार आ गया। और अहंकार चुनाव तक ही नहीं रहा, चुनाव के नतीजे के बाद भी 20-20 साल के सहयोगी साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो एमके स्टालिन ये सोचने की बजाय कि हमारे ये सहयोगी जो 20 साल से साथ थे, साथ क्यों छोड़ रहे हैं, उनको कोस रहे हैं कि हमारे वोट से जीत कर आए हो और हमें छोड़कर जा रहे हो सत्ता के लिए, मंत्री बनने के लिए। कोई भी गठबंधन बनता है किसी भी राज्य में, कहीं भी, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो ऐसा नहीं होता कि गठबंधन में एक ही पार्टी सब कुछ कंट्रीब्यूट करती है। तो ये लोग जो जीत कर आए तो इनको ज़रूर, ये सही बात है कि डीएमके का वोट मिला, समर्थन मिलने के कारण उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन इन्होंने डीएमके को कुछ नहीं दिया, ये कैसे कहा जा सकता है? अगर ऐसा होता तो डीएमके ने इनके साथ गठबंधन किया ही क्यों? तमिलनाडु की राजनीति जितना जाति में विभाजित है उतना देश के किसी प्रदेश की नहीं है। इसलिए ये जो गठबंधन बनते हैं ज़्यादातर जातीय आधार पर बनी छोटी छोटी पार्टियों के गठबंधन बनते हैं, और वो समीकरण जो बिठा लेता है, अभी तक जो हो रहा था डीएमके या अन्ना डीएमके में से जो बिठा लेता था, सत्ता उसके हाथ में आती थी। इससे पहले जो चुनाव हुआ 2021 का, उसमें डीएमके ने बिठा लिया था। लोकसभा चुनाव में भी उनका समीकरण सही बैठा और क्लीन स्वीप किया डीएमके ने लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, विधानसभा चुनाव हुआ 2026 में। सिर्फ 2 साल में डीएमके का किला ध्वस्त हो गया। एक नई पार्टी ने, एक नए नेता ने आकर कर दिया, जो फिल्म एक्टर है, कभी राजनीति में नहीं रहा। अब वीसीके के लोग कह रहे हैं, जो छोड़ कर गए हैं डीएमके को, कि वो कह रहे हैं कि डीएमके के नेता ये सब जो बोल रहे हैं, एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन, ये दरअसल ध्यान भटका रहे हैं। ये भाजपा से लड़ने से कतरा रहे हैं, उस लड़ाई को टालने के लिए या उस लड़ाई से ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो डीएमके को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी गलती क्या थी, उसने गलती कहाँ की। उसने गलती की ये मानकर कि सत्ता उसके लिए स्थायी है, और चूंकि एआईडीएमके इतना कमज़ोर हो चुकी है कि उसको चुनौती देने की हालत में नहीं है, इसलिए उसको कोई हरा नहीं सकता। सत्ता का साथ, संगठन इतना मजबूत, ज़मीन तक जो संगठन है, सामाजिक समीकरण और विचारधारा, इन सब के बावजूद पार्टी हार सकती है अगर नेता में अहंकार आ जाए, दम्भ आ जाए। इसका उदाहरण है तमिलनाडु। इसके साथ ही चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल का, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ जो बड़ी कमी थी, इन सब चीज़ों के अलावा कोई विचारधारा नहीं थी, और संगठन का ऐसा मजबूत आधार नहीं था टीएमसी के पास। वहाँ पर जो था वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप थी संगठन और नेता की, कि तुम हमें ये दोगे, हम तुम्हें ये देंगे। तमिलनाडु में डीएमके के साथ ऐसा नहीं था। डीएमके के साथ जो लोग जुड़े थे, वो सब विचारधारा के आधार पर जुड़े थे। विचारधारा से आप सहमत हो उनकी या ना हो, लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता में उनकी कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद तमिलनाडु के लोग ऊब चुके थे द्रविड़ राजनीति से। अन्ना डीएमके और डीएमके की अदला बदली जो हो रही थी, उससे लोग छुटकारा चाहते थे, एक विकल्प चाहते थे,
विकल्प की तलाश में उन्होंने बीजेपी की ओर भी देखा, लेकिन बीजेपी की वो तैयारी नहीं थी। फिर उनको टीवी के नज़र आई, जोसेफ विजय नज़र आए, जिनकी सिनेमा के कारण लोकप्रियता थी। उनका जो फैन क्लब है उसके कारण उनका एक संगठन बन चुका था। वो स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ चुके थे। सबके अलावा सोशल मीडिया और जो जेन जी कहें या यंग जनरेशन कहें, उसको अट्रैक्ट किया विजय ने। इस वर्ग को लगा कि विजय बदलाव ला सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति जो द्रविड़ सिद्धांत के, द्रविड़ सोच के खांचे में फंस गई है, उससे निकाल सकते हैं। ये अलग बात है कि जोसेफ विजय भी उसी राजनीति की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार ने चैलेंज किया है रिजर्वेशन वाले मामले पर। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है कि अगर आपने अपना धर्म छोड़ दिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू से आप क्रिश्चियन या मुसलमान बन गए, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन केवल हिंदू जातियों के लिए है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। जैसे ही आपने धर्म छोड़ा, वैसे ही आपका वो स्टेटस जो जाति का है, क्योंकि दूसरे मजहब जो है वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ बराबरी है, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अब विजय ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और ये बड़ी खतरनाक राजनीति है। मैं मानता हूँ कि डीएमके भी इसी रास्ते पर थी, और डीएमके का जो उद्देश्य था वही विजय का भी है। दरअसल ये लोग रास्ता खोलना चाहते हैं धर्म परिवर्तन के लिए, और उसको संवैधानिक जामा पहनाना चाहते हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था हो जाए कि धर्म परिवर्तन के बाद भी आपका वो सोशल स्टेटस जो हिंदू होने के नाते था, जातियों में जो बटे हुए थे, वो बना रहे और आपको आरक्षण का लाभ मिलता रहे। धर्म परिवर्तन से रोकने में एक सबसे बड़ी बाधा थी कि आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो आपको जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। जिस दिन ये बदल जाएगा, उस दिन बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाएगा। और धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर होने का मतलब है सीधा सा डेमोग्राफिक चेंज। तो राजनीति नहीं, पूरा देश बदल जाएगा, देश की संस्कृति बदल जाएगी, देश की सभ्यता बदल जाएगी। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक काम है। इस रास्ते पर डीएमके चल रही थी, और इसी काम को बढ़ा रहे हैं जोसेफ विजय। तो वो डीएमके से कोई अलग नहीं है, अलग उन्होंने छवि बनाकर चुनाव जीता है, लेकिन नीतियां धीरे धीरे वो वही अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो डीएमके की थी। तो इसलिए एक दिन उनको डीएमके की ही तरह ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मुझे लगता है कि डीएमके और टीवीके न चाहते हुए भी वो दरवाज़ा खोल रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन नहीं है, नेता भी नहीं है। एक अन्नामलाई थे, वो छोड़कर चले गए। उनको बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि वो पार्टी से बड़े हो गए हैं, और भाजपा का मतलब अन्नामलाई, ये गलतफहमी उनको हो गई। और उनको लगता है कि वो अकेले जो है तमिलनाडु की पूरी राजनीति बदल देंगे। तो उनको शुभकामनाएं, कोशिश करने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कितना समय लगेगा ये मालूम नहीं है। विजय अगर इसी रास्ते पर चलते रहे जिस रास्ते पर डीएमके चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में आना और उसका सत्ता में आना, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये 2031 में हो जाएगा या 2036 में हो जाएगा, ये पता नहीं, लेकिन ये होगा ज़रूर। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।